इस दुनिया में कई तरह की पावर्स हैं, पर जो लोग हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं वो सेज, किंग और हीरो बनते हैं। और सबसे कॉमन वो हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती, और वो लोग विलेजर्स कहलाते हैं, जिनका लेवल नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक जाता है। लेकिन हमारा सिग्मा मिल कागामी एक विलेजर होते हुए भी लेवल 999 पर है। पूरा एनीमे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि तलवारबाज और मैजिशियंस की दुनिया अर्थ क्लियर में स्टेटस विंडोज आने के बाद सब कुछ बदल गया। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर कागामी को देखते हैं, जो कि अपनी आज की कमाई को देख के काफी ज्यादा खुश था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पे ग्रीन स्लाइम एक बाप और बेटे की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों कमजोर विलेजर्स थे। जैसे वो उन पे अटैक करता है, ऊपर से एक कॉइन आके उसे मार देता है और स्लाइम के मरने पर कुछ पैसे निकलते हैं। कागामी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? तुम्हारे लेवल कम है, पर मॉन्स्टर्स को स्टेटस विंडोज की समझ नहीं होती। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को हराया? आखिर कैसे? मॉन्स्टर से कागामी को जो पैसे मिले थे वो उस बच्चे को देता है और समझाता है कि सिर्फ एक स्लाइम को हराकर तुम्हें 100 ब्रोंज कॉइन मिल सकते हैं। कितना मस्त है ना? वो लड़का कहता है कि मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और डरावने भी, मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। कागामी बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, चलो अपना ख्याल रखना, और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़का उसे रोक के पूछता है कि क्या आप एक हीरो हो? तो कागामी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है और वो दोनों ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि कागामी भी उन्हीं की तरह एक विलेजर है, पर उसका लेवल 999 है। अब हमें बताया जाता है कि हेक्साल्ड्रिया नाम का एक छोटा सा आइलैंड देश, जो कि कभी जापान कहलाता था, वहाँ पे मॉन्स्टर्स के आते ही लोगों को जन्म से ही उनके रोल्स मिलने लगे। कुछ लोगों को वॉरियर, मंक, प्रीस्ट, मेज, थीफ, मर्चेंट, हंटर या फिर सॉर्सरर जैसे स्पेशल टैलेंट्स मिले। लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्हें सेज, हीरो और किंग जैसे रोल्स मिले। लेकिन सबसे कॉमन और पावरलेस रोल विलेजर्स का है, जो कि लेवल 1 से लेकर 10 के बीच ही रहते हैं और गुजारा करने के लिए खेती या फिर इन चलाते हैं। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो कि एंशिएंट कैवर्न नाम की एक जगह पे आई हुई थी, क्योंकि इस जगह पे एक लेजेंडरी होली स्वॉर्ड है। दूसरी तरफ हम वालमन सिटी को देखते हैं, जहाँ कागामी था, और वहीं एक कुरल नाम की लड़की कहती है कि ये वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया का लगभग 80% हिस्सा मॉन्स्टर्स के कब्जे में है। तो क्या इस दुनिया को बचाने के सफर में तुम मेरा साथ दोगे? रैक्स नाम का बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसका भी यही मिशन है। अब कागामी गिल्ड में अपने कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए उसे पूरे 5 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। ये देख के काफी सारे लोग हैरान थे कि इतने सारे पैसे, आखिर इसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, वो भी अकेले, और ये है कौन? अब वो गिल्ड शॉप के आगे से गुजर रहा था। उसे एक आइटम खरीदना है जो कि पूरे 10,000 गोल्ड का है, जिसके लिए उसे अभी 4,520 गोल्ड और इकट्ठा करने हैं। फिर वो मॉन्स्टर क्वेस्ट की तरफ जाता है, जिन्हें देख के एडवेंचरर्स बोल रहे थे, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? इतने खतरनाक मॉन्स्टर क्वेस्ट, क्या ये हमें मरवाना चाहते हैं? पर अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो मोटा पैसा मिलेगा। कागामी देखता है कि एंशिएंट कैवर्न में 30 ब्लू डेविल्स को मारने पर एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो पूरी शाम यही करने वाला है। दूसरी तरफ काफी सारे एडवेंचरर्स इकट्ठा हो रखे थे। रैक्स सबसे पूछता है कि कैपिटल नए क्वेस्ट क्यों निकाल रही है, और लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए मर्सनरीज को क्यों हायर कर रहे हैं? इसका कारण है कि मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सब डीमंस की वजह से है। वो जो माना एमिट करते हैं, उसी की वजह से ये मॉन्स्टर पैदा होते हैं, और वो सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। रैक्स बोलता है कि इंसानियत के दुश्मन डीमंस हैं, और उनका राजा डीमन किंग है, और इसीलिए अगर हम उस डीमन किंग को नहीं हराएंगे तो दुनिया में कभी सुकून नहीं आएगा। इधर कागामी आइसक्रीम खरीदते हुए ये सब सुन रहा था। रैक्स अनाउंस करता है कि मैं हीरो रैक्स अब पार्टी रिक्रूट कर रहा हूँ। वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अपनी स्किल्स पे भरोसा हो और वो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। विलेजर्स देख के शॉक हो जाते हैं कि वो एक हीरो है और उसके साथ की लड़की एक सेज है, जो कि काफी सुंदर भी है। ये देख के एक आदमी बोलता है, अरे मैं आ जाता हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो डीमन किंग का हारना तो पक्का है। तभी एक और आदमी ज्वाइन करने को बोलता है। फिर एक वॉरियर अपना स्टेटस दिखाते हुए बताता है कि मैं 25 साल से मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और मेरा लेवल 86 है। लेकिन रैक्स कहता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। वो पूछता है क्यों? रैक्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी। मेरी पार्टी में आने के सिर्फ 2 कंडीशन है कि क्या तुम मेरे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं। वो अपना लेवल दिखाता है, जो कि 90 था। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि इतना तो एक्सपेक्टेड था, आखिर ये एक हीरो जो है। तभी वो वॉरियर पूछता है कि तुम्हारी सेज की लेवल क्या है? रैक्स बताता है कि उसका लेवल 42 है और इतना ही काफी है। वो गुस्से में कहता है कि इसका तो मेरे से भी काफी कम है। रैक्स उसे समझाता है कि वो एक सेज है और वक्त के साथ वो बहुत अच्छी सपोर्ट
बन जाएगी और साथ ही वो इस देश की प्रिंसेस भी है। वो किंग साइमन की तीसरी बेटी है जिसने सेज का रोल एक्सेप्ट किया और जिंदगी भर ट्रेनिंग ली है। वो काफी बड़ी सोच वाली लड़की है जिसका नाम कानाजुकी कुरल हेक्सेल्ड्रिया है और अगर राजा की बेटी डीमन किंग को हरा देती है तो दुनिया और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फिर एक और आदमी बोलता है कि मेरा लेवल 80 है, मैं प्रीस्ट हूँ, तुम्हारे काम आऊंगा। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा है, अगर जर्नी लंबी हुई तो तुम थक जाओगे। फिर दूसरा प्रीस्ट आगे आता है और उसका लेवल 72 था और वो सिर्फ 20 साल का था। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आगे और भी स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, इसीलिए तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तभी टीना नाम की लड़की आगे आती है और बताती है कि मैं 16 साल की प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल 50 है, जिसे देख के रैक्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ये देख के बाकी प्रीस्ट गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं अबे तुझे छोटी लड़कियां पसंद है क्या, जो तुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। कागामी दूर से ये सब देख रहा था। वो बोलता है कि ये तो चारों तरफ सुंदर लड़कियों का हैरम बना के जर्नी पे जा रहा है और ऊपर से डीमन किंग को मारने पे जो शोहरत मिलेगी वो अलग। रैक्स बोलता है कि एक पर्सन की जगह और बची है। तभी वहाँ एक और सुंदर लड़की आती है। कागामी बोलता है कि हाँ भाई, जो करने से मोटिवेशन मिले वही करना चाहिए। अब वो एंशिएंट कैवरन में पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो अंधेरा होने से पहले इसे खत्म करते हैं और फिर शाम को मैं सुशी खाऊंगा। अंदर जाते ही उसे एक डेविल मिल जाता है। जैसे ही वो गुर्राता है, कागामी उसे एक ही मुक्के में चित कर देता है, जिसमें से उसे 36 सिल्वर कॉइन मिले थे और उसने 30 में से एक को मार दिया था। अब वो एक एक करके काफी सारे डेविल्स को मारने लगता है, जिनमें से उसे रेयर ड्रॉप यानी ब्लू डेविल के हॉर्न मिलते हैं, जो कि उतना ही माना एमिट करते हैं जितना कि डीमंस करते हैं और इसीलिए ये काफी महंगे बिकेंगे। पर ये बात कागामी को नहीं पता थी। वो सोच रहा था कि देखने में तो ये कुछ खास नहीं लग रहे, पता नहीं कि इतने महंगे क्यों बिकते हैं। अब बस 15 और डेविल मारने रह गए थे। उसे सामने एक परछाई दिखती है, पर जब वो जाके देखता है तो वहाँ पे हीरो और उसकी पार्टी थी। उनके सामने भी डेविल आता है, पर हीरो एक ही अटैक से उसे मार देता है और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। टीना बोलती है कि मुझे लगा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रैक्स बोलता है शायद कोई ब्लू डेविल होगा, पर हमें देख के डर के भाग गया। कागामी छुपा हुआ था क्योंकि वो उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ से निकल लेता है। इधर कुरल उन्हें आगे बढ़ने को बोलती है। पर्ना उससे कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही जोश में है, योर हाइनेस, अपना ख्याल रखना। कुरल बोलती है कि मैं अभी एक सेज हूँ और तुम सबके बराबर हूँ, इसीलिए तुम मुझे बस कानाजुकी कुरल हेक्सेल्ड्रिया बुलाओ। पर्ना कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, मैं तुम्हें कुरल बुलाऊंगी और तुम मुझे पर्ना कह सकती हो। टीना भी उससे कहती है कि मैं भी आपको कुरल बुलाऊंगी। फिर पर्ना रैक्स से पूछती है कि वैसे हम डंजन में क्यों आए हैं, जबकि डीमन किंग का कासल तो दूसरी तरफ है। और टीना भी यही सोच रही थी। रैक्स एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे एक हिडन चेम्बर है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को पता है। इन क्रैश को फॉलो करके वहाँ पे पहुंचा जा सकता है। पर्ना पूछती है लेकिन हमें वहाँ पे मिलेगा क्या? रैक्स बताता है एक लेजेंडरी सीक्रेट स्वॉर्ड जो कि सिर्फ लेवल 90 या फिर उससे ऊपर के हीरो ही इक्विप कर सकते हैं। ये सुन के वो दोनों हैरान थे। रैक्स बताता है कि वो एक अल्टीमेट वेपन है जो कि पहले किसी हीरो ने यूज नहीं किया। पर्ना सवाल करती है कि पर रॉयल फैमिली ने इसे अपने पास क्यों रखा? अगर वो पहले ही इसे किसी को दे देते तो डीमन किंग काफी पहले ही हार जाता। रैक्स समझाता है कि हीरो का रोल काफी रेयर तो है, लेकिन वो यूनिक नहीं है। काफी सारे हीरोज हो सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो हीरो डीमन किंग को हराएगा, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पे रखा। वो लोग रॉयल फैमिली में किसी हीरो के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था सिर्फ रॉयल फैमिली वालों पर ही भरोसा कर सकते हैं। टीना पूछती है फिर आपको इस बारे में कैसे पता? रैक्स कहता है कि कुरल इस किंगडम की प्रिंसेस है और राजा अपनी प्यारी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए जब मैंने उन्हें बताया कि हम पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वॉर्ड के बारे में बता दिया। रैक्स कॉन्फिडेंट होके बोलता है एक हीरो, एक सेज और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, अब उस डीमन किंग का हारना पक्का है, इसीलिए चलो इस दुनिया की सालों पुरानी इच्छा को पूरा करते हैं। टीना बोलती है कि हमने सच में काफी औसम पार्टी ज्वाइन की है। पर्ना कहती है शायद हमारी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के लिए यहाँ आई थी और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। इधर डेविल्स ने कागामी को चारों तरफ से घेर रखा था, पर वो उन सबको काफी आसानी से मार देता है, जिनसे उसे 950 सिल्वर मिलते हैं और अब सिर्फ 2 और मारने बचे थे। लेकिन वो हैरान था कि इस डंजन में कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर मिल रहे हैं। वो एक और डेविल को मार के सोचता है कि नॉर्मल हालात में मुझे सिर्फ 10 को क्लियर करने में पूरा 1 घंटा लग जाता। तभी एलिस वहाँ से भागती हुई जाती है। कागामी उसे देख के चिल्लाता है अरे रुको, वो जगह सेफ नहीं है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर उस लड़की को कुछ भी नहीं करते और वो उन सभी को एक ही बारी में मार देता है। इधर हीरो भी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे थे। पर्ना बताती है कि मैंने सुना था लेवल 70 के ऊपर के कम से कम 4 एडवेंचर्स के बिना यहाँ पे आना खतरनाक होता है। लगता है ये बात सच थी। रैक्स एग्री करता है, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही था। कुरल उसे हील करने के लिए टीना
का शुक्रिया अदा करती है और रैक्स को हील करने को कहती है। उसे हील करते हुए टीना बताती है कि मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमें अभी भी काफी दूर जाना है। वो हैरान थी कि पर्णा को लड़ाई में बिल्कुल चोट नहीं आई और उसकी तारीफ करती है। पर्णा बताती है कि मैं सिर्फ एक मेज हूँ, लेकिन डंजन में अकेले जाने और लड़ने का मुझे काफी एक्सपीरियंस है। कुरल माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। रैक्स कहता है कोई बात नहीं, तुम भी बहुत मेहनत से लड़ रही हो। वो आगे इशारा करके दिखाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे लेजेंडरी सेक्रेड स्वॉर्ड को रखा गया है। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वही लड़की थी जिसे देख के रैक्स गुस्से में बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। कुरल बताती है कि इसके अंदर से काफी पावरफुल माना निकल रहा है। रैक्स समझ जाता है कि वो एक डीमन है और इसी वजह से डंजन में इतने सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। वो देखता है कि वहाँ पे सेक्रेड स्वॉर्ड नहीं है। वो एलिस पे चिल्लाता है कि तुमने सेक्रेड स्वॉर्ड के साथ क्या किया, तुमने वो स्वॉर्ड कैसे चुराई। एलिस बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने वो स्वॉर्ड ली है। पर्णा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो स्वॉर्ड छुपा सकती है, पर फिर भी। अब रैक्स गुस्से में बोलता है कि डीमन हमारे दुश्मन है, हमारे पास कोई चांस नहीं है, इसीलिए चाहे ये बच्ची ही क्यों ना हो मैं इस पे कोई रहम नहीं करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने लगता है। वहीं बाकी सब भी अपने काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वहाँ पे धमाका होता है। पर टाइम पे आके कागामी ने उसे बचा लिया था। वो बोलता है कि एक बच्ची पे सब लोग मिलके अटैक कर रहे हो, बहुत ही घटिया हरकत है। रैक्स पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम उसके साथ हो। कागामी बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। रैक्स कहता है एक विलेजर, तुमने हमारा अटैक कैसे ब्लॉक किया, तुमने कौन सा आइटम यूज किया है। कागामी बताता है कि असल में मैंने उन्हें हाथ से पकड़ के ही क्रश कर दिया था। रैक्स कहता है ये इम्पॉसिबल है, विलेजर्स में ऐसी ताकत नहीं होती, तुम झूठ बोल रहे हो। कागामी बोलता है कि हाँ समझ सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा ही। और वो अपना स्टेटस दिखाता है कि वो सच में एक विलेजर है। कुरल पूछती है पर तुम उस बच्ची की प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो, देखो उसके सर पे हॉर्न्स है और ये उसके डीमन होने की निशानी है। कागामी बात को घुमाते हुए बोलता है अरे सुनो, ये हॉर्न्स तो बस उसका स्टाइल है, उसने हेयर एसेसरीज पहन रखी है। सही कहा ना छोटी बहन। कुरल कंफ्यूज होके पूछती है क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है। कागामी झूठ बोलता है कि हाँ, और उसे काफी सारे ब्लू हॉर्न्स दिखाता है कि हमने एक क्वेस्ट लिया था और इसी वजह से हमारे पास काफी सारे हॉर्न्स इकट्ठा हो गए थे। टीना बोलती है अच्छा, तो इसी वजह से इतना पावरफुल माना सेंस हो रहा था। वो उसे अपना कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है। रैक्स बोलता है कि चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारी बहन इस रूम में क्या कर रही थी और यहाँ पे जो सीक्रेट स्वॉर्ड थी उसका क्या हुआ। कागामी पूछता है सीक्रेट स्वॉर्ड, फिर उसे याद आता है। वो कहता है कि माफ करना, वो तो मैंने ले लिया था, मैं इस कैवरन में काफी पहले आया था और तब मुझे वो स्वॉर्ड मिला, पर मैंने उसे मार्केट में मर्चेंट को बेच दिया। वो कहता है कि तुम लोग अब जाके बता रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट था। रैक्स गुस्से में कहता है कि वो रॉयल फैमिली की जनरेशनल स्वॉर्ड थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कागामी माफी मांगते हुए बोलता है रॉयल फैमिली, क्या वो राजा की थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। रैक्स बोलता है उस सेक्रेट स्वॉर्ड में एंशिएंट सेजेस का माना भरा हुआ था, सिर्फ हीरो रोल वाला ही उसे निकाल सकता था। कागामी बताता है कि हाँ वो काफी भारी थी, निकालने में थोड़ी मेहनत लगी, पर मैंने निकाल लिया था। रैक्स कहता है झूठ मत बोल, तुम्हारे जैसा विलेजर ऐसा नहीं कर सकता। तभी कागामी एक बड़ा सा स्टोन उठा लेता है और फिर अपना लेवल दिखाता है। ये देख के रैक्स शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारा लेवल इतना, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम इस लेवल पे कैसे पहुँचे, तुम तो सिर्फ विलेजर हो। कागामी कहता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, रोज मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते। रैक्स बोलता है कि मैं भी तो रोज लड़ता हूँ, बल्कि मैंने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारे होंगे। कागामी टोंट मारता है कि हाँ हाँ तुम्हारा तो काम ही मारने का है। कुरल गुस्से में बोलती है कि वो सेक्रेट स्वॉर्ड रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मतलब तुमने मेरे घर का खजाना चुराया है। कागामी पूछता है क्या मैं उसे पैसे देकर सेटल नहीं कर सकता। कुरल साफ मना कर देती है और बोलती है कि वो स्वॉर्ड डीमन किंग को हराने के लिए बनी थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। कागामी पूछता है तो फिर मैं क्या करूँ। वो ऑफर देती है कि क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे और हमारे साथ उस डीमन किंग को हराओगे, पर कागामी झट से मना कर देता है। रैक्स हैरानी से पूछता है कि क्यों, तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम तो अकेले ही उस डीमन किंग को हरा सकते हो। कागामी रिप्लाई देता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं बस रोज का गुजारा करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं डीमन किंग को हंट करने वाला काम नहीं करना चाहता, ऐसे काम मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। वैसे भी डीमन किंग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। कुरल सवाल करती है कि क्या जो लोग तकलीफ में हैं तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी, क्या अमीरी और शोहरत नहीं चाहिए। कागामी बोलता है कि अमीरी तो चाहिए पर शोहरत का इतना शौक नहीं, और वैसे भी जो लोग मुझे दुखी मिलेंगे उनकी मदद मैं जरूर करूंगा। कुरल कहती है कि ये रीजन काफी होना चाहिए लड़ने के लिए, और अगर ये भी काफी नहीं है तो जब डीमन किंग हार जाएगा तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुन के रैक्स को झटका लगता है, पर कागामी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। कुरल फिर पूछती है कि क्या तुम ऐसा कुछ हासिल नहीं करना चाहते जो पहले किसी ने नहीं किया हो। कागामी बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और डीमन किंग को हराना मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे
रहे हो वो गलत है, पर जो बात तुमने पहले कही कि लोग तकलीफ में हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये जताना चाह रहे हो कि सही और गलत की पहचान बस तुम्हें है और बस तुम ही हो जिन्हें लोगों की परवाह है। फिर वो एलिस को लेके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो रैक्स के कान में बोलता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बाहर आते आते रात हो गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो रात होने से पहले ही अपना काम निपटा लेगा। अब वो जाने लगता है, तभी एलिस कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रही थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और कागामी उसका प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुमसे शादी शायद 100 मिलियन साल बाद करूं, और वहाँ से जाने लगता है। एलिस उसे रोकते हुए कहती है कि मत जाओ। कागामी उसे समझाता है कि देखो, मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे मैच्योर लेडीज पसंद है जिनका फिगर एकदम हार ग्लास जैसा होता है। जिस पे एलिस कहती है कि तुम्हें बिल्कुल अभी करने की जरूरत नहीं है, तुम 1 साल में नहीं 3 साल बाद कर सकते हो। फिर कागामी उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का क्या करना चाहती थी? तो एलिस सैड होकर बताती है कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं, तो मैंने सोचा अगर किसी हीरो को वो सेक्रेट स्वॉर्ड मिल गई तो वो उन्हें मार सकता है। कागामी पूछता है, मतलब अगर स्वॉर्ड ना हो तो वो जिंदा रह सकते हैं, आखिर तुम्हारे डैड असल में है कौन? एलिस थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि वो डीमन किंग है। कागामी सरप्राइज होके कहता है कि रुको, तुम उस बूढ़े की बेटी हो? अच्छा, तो वो बीमार है। एलिस बताती है कि उन्हें बेड पे लेटे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। रुको, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? कागामी कहता है हाँ, हमारी 1-2 बार टक्कर हो चुकी है। एलिस पूछती है, तो क्या इसी वजह से तुमने उन्हें मारने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी? कागामी बोलता है कि नहीं, बस मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा, क्योंकि डीमन हॉर्न से जो माना निकलता है वो मॉन्स्टर क्रिएट करता है जो इंसानों पे अटैक करते हैं, और इसीलिए डीमंस को कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इंसान खुद उनसे नफरत करते हैं। पर एलिस बोलती है कि मैं इंसानों के साथ को एग्जिस्टेंस चाहती हूँ, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि डीमंस और ह्यूमन साथ रह सकते हैं। कागामी बोलता है, और इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीमंस भी इंसानों से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, और बहुत से लोग ये जानते हैं। इसीलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास हॉर्न्स हैं, ऐसा बस इसलिए है क्योंकि तुम डीमन पैदा हुई हो। अब इसमें जो चीज गलत है वो है इस दुनिया का सिस्टम। एलिस उससे पूछती है कि तुम डीमंस को क्यों नहीं मारना चाहते? तो कागामी रिप्लाई देता है, क्योंकि ये बकवास है, और वहाँ से जाने लगता है और एलिस उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ टीना गुस्से में बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उस विलेजर का प्रॉब्लम क्या था। पर्णा पूछती है कि अब हम क्या करें, क्या हम सीक्रेट स्वॉर्ड के बिना ही डीमन किंग को हंट करेंगे? तो कुरल समझाती है कि हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा, और अभी के लिए वर्मन सिटी वापस चलते हैं। पर रैक्स को थोड़ा खोया हुआ देख के वो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर रैक्स बताता है कि उसने कुछ स्ट्रेंज बात कही कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। रैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। कुरल पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? रैक्स कहता है, पता नहीं, पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उस विलेजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर हमारा सीन चेंज होता है। कागामी एलिस से पूछता है कि तुम कितनी देर तक मुझे फॉलो करती रहोगी, क्योंकि हम टाउन पहुंचने ही वाले हैं। तो एलिस कहती है, मुझे एक फेवर चाहिए था। कागामी कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। एलिस कहती है, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी क्या तुम मुझे एक चीज खरीद के दे सकते हो? वो एक मेडिसिन है, स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन, और मैंने सुना है कि वो इसी एरिया में मिलता है, और मेरे पास पैसे भी हैं, 500 सिल्वर। कागामी बताता है कि स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन की कीमत पूरे 10 गोल्ड है। ये सुन के वो शॉक होती है। कागामी उसे जाने को कहता है, तो एलिस उससे एक और रिक्वेस्ट करती है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मुझे अपने पापा को बचाना है, क्योंकि अभी तो ह्यूमंस सिर्फ उनके पीछे पड़े हैं, अगर वो मर गए तो वो बाकी सब डीमंस के पीछे पड़ जाएंगे। कागामी उसे समझाता है कि अगर तुमने उन्हें बचा भी लिया तो भी ह्यूमंस उन्हें टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी एक ना एक दिन वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें इंसानों से नफरत नहीं है? एलिस कहती है कि नफरत करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम कौन सा उनसे बेहतर है। कागामी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी डीमंस होते हैं। एलिस कहती है कि मुझे भी ऐसे इंसान से मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि विश्वास रखो, ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। कागामी कहता है, पर हमारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं। पर एलिस कहती है कि अभी ना भी हो, लेकिन एक दिन हमें रास्ता जरूर मिलेगा, इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं ह्यूमंस और डीमंस को साथ ला के रहूंगी। कागामी अपने पास से एक कपड़ा निकालता है और उसे घूमने को कहता है। वो उसके हॉर्न्स पे वो कपड़ा बांधते हुए कहता है, मैं तुम्हें वो पोशन खरीद के दूंगा, पर तुम मेरे साथ चलोगी। एलिस बोलती है कि मैं नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे हॉर्न से माना निकल रहा है। पर कागामी के वो कपड़ा बांधने से उससे माना एमिट होना बंद हो गया था। एलिस पूछती है कि तुमने ये कैसे किया? कागामी एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेशल क्लोथ है जो कि माना को किसी और चीज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मैंने तुम्हारे हॉर्न्स पे लपेट दिया।
एलिस पूछती है कि ये तुमने कैसे बनाया। कागामी समझाता है कि स्पॉन ब्लॉक के बारे में तो तुम जानती होगी, वो चीज माना को अब्सॉर्ब करती है और मॉन्स्टर को स्पॉन करती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर को स्पॉन करे, अगर उसी वक्त तुम उसे तोड़ दो तो उसके अंदर से कुछ मिनरल्स मिलते हैं। फिर वो बोलता है आखिर ये मॉन्स्टर्स होते क्या है। उस कपड़े को देख के एलिस कहती है कि इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमन हॉर्न्स के लिए बनाया गया हो। आखिर ये तुम्हारे पास क्यों है। कागामी टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद वो वल्मन सिटी में आ चुके थे, जिसे देख के एलिस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी एक मर्चेंट उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे पहली बार आई हो। एलिस कहती है हाँ। मर्चेंट कहता है तुम कितनी प्यारी हो, और उसे एक एप्पल दे देता है। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसे काफी पसंद आता है। वहाँ मार्केट में काफी सारे लोग सामान बेच रहे थे। कुछ सामान ब्रोंज कॉइन में मिल रहे थे और कुछ सिल्वर कॉइन्स में। एलिस उससे पूछती है कि इस एप्पल की कीमत क्या होगी। कागामी बताता है कि लगभग 150 ब्रोंज और 1000 ब्रोंज में अच्छा खासा डिनर हो जाता है, जबकि एक सिल्वर कॉइन में तुम अच्छी खासी पार्टी कर सकते हो। एलिस कैलकुलेशन करते हुए पूछती है कि 1000 ब्रोंज के बराबर एक सिल्वर कॉइन होता है और 10,000 सिल्वर के बराबर एक गोल्ड। सही कहा ना। कागामी हाँ कहता है और बताता है कि तुम एक गोल्ड से एक छोटा सा घर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हें नोबल्स लोगो वाला फैंसी घर चाहिए तो लगभग 50 गोल्ड लग जाएंगे। एलिस हैरान होके पूछती है तो फिर 10 गोल्ड। कागामी एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट बाइंडिंग पोशन एक पैनेसिया है जो कि स्किन, उम्र का बढ़ना और रिंकल्स को भी रोकता है, और जो अमीर नोबल्स लोग होते हैं वो भी अगर लकी हुए तो साल में एक बार ही उसे यूज कर पाते हैं। एलिस थोड़ा सैड होके बोलती है लगता है 500 सिल्वर में उसे खरीदने की सोचना मेरी बेवकूफी थी, लेकिन आप श्योर तो हो ना कि आप मुझे वो दिलाओगे, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे हैं। कागामी पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या। वो कहता है ठीक है, मैं डीमन किंग से ये पैसे वापस ले लूंगा। एलिस कहती है वो जरूर दे देंगे, उनके कासल में काफी सारी ज्वेलरी है। कागामी कहता है तो फिर मैं 15 गोल्ड के बराबर ज्वेलरी लूंगा। एलिस बोलती है कि तो 5 गोल्ड एक्स्ट्रा हो गए। कागामी कहता है कि ये तुम्हें कासल तक वापस छोड़ने का बोनस है, इतना तो बनता ही है। वो उसे छोड़ने जाएगा। ये सुन के एलिस खुश हो जाती है। अब एक इन में एलिस बैठ के मजे ले रही थी। कागामी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे वेट करो, मैं पोशन खरीदने के बाद अपने एक दोस्त को साथ में लेके आऊंगा। वो एक्सप्लेन करता है कि जर्नी के वक्त एक इंसान और होना चाहिए जो कि मेरे लड़ने के वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एडवेंचरर्स फिर से तुम पे अटैक कर सकते हैं। और देखो, मेरे लॉर्ड के आने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर हम काफी सारे क्रोस को देखते हैं जिनके ऊपर मीनो नाम का डीमन आ रहा था। वो कहता है इंसानों, डर से कांप उठो। इधर एलिस सोच रही थी कि वो सही कह रहा है, डीमंस इंसानियत के दुश्मन है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही नादान बन रही थी। तभी बाहर से कागामी दरवाजा खोलने को कहता है। एलिस खुशी से जाके दरवाजा खोलती है, पर उसके सामने मर्दाना खली खड़ा हुआ था। वो बोलता है अरे कितनी प्यारी और छोटी सी। ये देख के एलिस डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से कागामी पूछता है क्या हुआ। अब वो टकाको नाम का बंदा चाय पीते हुए कहता है कि रात में चाय का मजा बिल्कुल अलग ही होता है। तभी कागामी एलिस को एक रिबन देते हुए कहता है कि ये लो, इसे हॉर्न्स पे लगा लेना। एलिस उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। कागामी इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि हाँ, ये टकाको है, सबसे बेस्ट मंक जिसे मैं जानता हूँ। टकाको उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मिलके खुशी हुई। मैं टकाको बिल्डर हूँ, लेवल 124, और देखने से नहीं लगता होगा लेकिन मैं एक मंक हूँ। वो बताता है कि मैंने सारी सिचुएशन के बारे में सुन लिया है और मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कागामी उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। टकाको को पता है कि तुम डीमन हो, फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। टकाको एक्सप्लेन करता है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि डीमंस को मरना ही चाहिए, लेकिन एक दिन जब मैं जंगल में मरने वाला था तो एक डीमन ने मेरी जान बचाई। तब से मैं सोचने लगा कि ह्यूमंस और डीमंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। वो बताता है कि इसीलिए मैंने एडवेंचरर की लाइफ छोड़ दी और अब मैं टाउन में बार और क्लब चलाने की शांति भरी जिंदगी जीता हूँ। कागामी बोलता है कि मैं एक दिन कस्टमर बन के आया था और उसके बाद हम दोनों की काफी अच्छे से बातें होने लगी। तो टकाको थोड़ा शर्माते हुए कहता है ओ कागामी, कितने दिन हो गए, तुम मेरे यहाँ पे आए ही नहीं। और वो उसके मुक्का धर देता है। एलिस उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। टकाको बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत दिनों से कैंपिंग कर रही थी ना, शायद इसीलिए। वैसे क्या तुम नहाना पसंद करोगी? पास ही में एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक डीमन भी काफी कंफर्टेबली जा सकती है। इधर उसके पंच से बेचारा कागामी अभी भी दर्द में था। टकाको उससे पूछता है क्या हम दोनों साथ में नहाने चले। एलिस राजी तो हो जाती है पर झिझकते हुए कहती है लेकिन, जिसे देख के कागामी क्लियर करता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि टकाको चान एक लड़की है। जिसे सुन के एलिस को झटका लगता है, मुझे भी लगा था। वो पूछती है कि अगर ये लड़की है तो वो चीज कहाँ पे है। कागामी समझाता है कि उसने अपने चेस्ट के सारे फैट को मसल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसपे टकाको थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करती है और कहती है कागामी तुम कितने बदतमीज हो, और उसके लात धर देती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा
था। वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग आपस में दोस्ती बढ़ाओ, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एलिस कहती है कि आप तो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि कागामी का लेवल 999 है, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत बुरी तरह हर्ट किया था। तकाको उसे समझाती है कि कागामी एक विलेजर है और एक मंक सेम लेवल पे भी विलेजर से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सुन के एलिस हैरान होती है। तकाको उसे क्लियर करती है कि हम मंक क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और हर 100 लेवल पे हमें एक स्पेशल कॉम्बैट स्किल मिलती है, और मेरी स्किल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी एक फेयर फाइट में मैं कागामी के सामने नहीं टिक पाऊंगी। एलिस पूछती है उनकी लेवल की वजह से। वो कहती है वो भी एक चीज है, लेकिन कागामी खुद में ही काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इधर कागामी अपने पास्ट को याद कर रहा था, जब उसके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार डाला था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर से लड़ने लगा। लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो उसकी मॉम को भी मार दिया गया था। एलिस क्यूरियस होके पूछती है कि कागामी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए, जिस पर तकाको बताती है कि उसने बहुत सारी लड़ाई की होगी, क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें जनरली हायर लेवल के मॉन्स्टर्स को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एलिस हैरानी से कहती है लेकिन लेवल 999, मुझे तो 500 लेवल से ऊपर का कोई मॉन्स्टर भी नहीं पता। तकाको सरप्राइज थी कि 500 लेवल के भी मॉन्स्टर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई लेवल 999 पे पहुंच के तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश करेगा? वो कहती है हाँ। तकाको उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, कागामी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। एलिस पूछती है लेकिन क्यों? तकाको एक्सप्लेन करती है कि कागामी में एक ऐसी चीज की कमी है जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए काफी प्रेशियस होती है, और वो एक अल्टीमेट इडियट भी है। एलिस क्यूरियस होके पूछती है कि आखिर वो प्रेशियस चीज क्या है? तकाको बोलती है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, हमारे साथ ट्रैवल करते करते तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी बातें तुम्हें एक साथ तो नहीं बता सकती। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और लेवल 54 के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जो कि डायरेक्ट आसमान से गिर रहे थे। उनमें से एक कागामी के रूम में गिरता है। ऊपर से मीनो अनाउंस करता है कि डीमन किंग ने ह्यूमैनिटी पे एक फुल स्केल अटैक शुरू कर दिया है और तुम लोगों पे हमेशा के लिए हमारा कंट्रोल होगा। ये सुन के एलिस उदास होते हुए कहती है कि डीमन किंग की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो देखती है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स मासूम ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। वो कहती है इस तरह से तो ह्यूमंस और डीमंस एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। इधर कागामी एक मॉन्स्टर को उठा के वापस पार्सल कर देता है, जिससे उनका क्रो भी खत्म हो जाता है। कागामी सोचता है कि अरे यार, उस मॉन्स्टर से जो पैसे गिरे होंगे वो बाकी लोगों ने उठा लिए होंगे। उसके पास और भी मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन सभी को ऊपर फेंक देता है। ये देख के मिनो बोलता है कि कोई ब्लडी बफर्स को ऊपर फेंक रहा है, क्या ये कोई हीरो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिस ये देख के पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है? तकाको बोलती है कि ये काम सिर्फ कागामी ही कर सकता है, और इधर वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर डीमन पे पड़ती है, और इधर एलिस थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने हीरो था जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा था। एलिस तकाको को बताती है कि कागामी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। इधर रैक्स अपनी टीम को कमांड देता है कि हमें उन्हें नीचे आने से पहले ही मारना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लाइटनिंग अटैक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। कुरल सबका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि ये एडवेंचरर्स का टाउन है और अब वक्त आ गया है खड़े होकर लड़ने का, इसीलिए सभी लोग मेरे साथ मिलकर डीमन आर्मी को हराओ। ये सुन के सब में जोश आ जाता है। रैक्स फिर से अपना अटैक रेडी करता है और बोलता है कि सभी लोग साथ मिलके मुझे फॉलो करो। पर जैसे वो अटैक करता है, कागामी उसके सामने एक मॉन्स्टर फेंक देता है। रैक्स गुस्से में कहता है कि तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए, और कुरल भी बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या, या फिर तुम सच में डीमन किंग के साथ मिले हो। कागामी आराम से उन्हें समझाता है कि तुम्हारा फुल अटैक करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग सिटी के अंदर हैं, और अगर तुम मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर नीचे गिर पड़े तो फिर क्या होगा? और जिस तरह के तुम्हारे वेपन्स हैं, अगर उससे तुम्हारा निशाना चूक गया और वो किसी मासूम के ऊपर जाके गिरा तो क्या उसकी जान नहीं जाएगी? कुरल थोड़ा झिझक रही थी। कागामी कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान को 10 में से 3 मार्क्स दूंगा, और उसके सर पे मारता है। कुरल कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? किसी मर्द ने पहली बार मेरे सर पे मारा है। तभी वहाँ टकाको भी आ जाती है। टीना आगे पूछती है क्या वो तुम ही थे जो कि मॉन्स्टर्स को ऊपर फेंक रहे थे? पर्णा सवाल करती है कि अगर तुम ही मॉन्स्टर्स को फेंक रहे हो तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई मैजिक नहीं है? जिसे सुन के एलिस भी हैरान होती है और पूछती है कागामी सान, क्या तुम्हारे पास सच में मैजिक नहीं है? पर्णा कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें कागामी सान बुला रही है, काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। एलिस थोड़ी परेशान थी, पर वो कहता है कि टेंशन मत लो। तभी आसमान से मीनो फिर से चिल्लाता है कि डीमन किंग की आर्मी बहुत ही पावरफुल है और तुम लोग इससे नहीं बच सकते। कागामी एलिस से पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? एलिस बताती है कि ये मीनो है, इसकी फैमिली कई जनरेशन से मेरे फादर को सर्व कर रही है। अब कुरल आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डीमन किंग की आर्मी को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। कागामी पूछता है लेकिन क्यों? कुरल समझाती है कि उन्हें नहीं पता कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें उनकी गलती
का एहसास दिलाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कभी भी हम पे दोबारा अटैक ना करें। कागामी उसे काउंटर करते हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि शायद वो पूरी दुनिया में रेड कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी सिटीज में इन्वेड किया जा सकता है। तो ऐसे में अपनी ताकत ना दिखाना ही ज्यादा बेहतर है, जिससे वो कमजोर सिटीज की तरफ न जाए। पर्णा उसकी बात से एग्री करती है। कागामी आगे बताता है कि एनिमी को सिर्फ भगाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता, पहले ये पता करो कि वो आखिर चाहते क्या है। ऐसी सिचुएशन में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकती हो। कुरल कंफ्यूज थी क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में सोचा तक नहीं था। कागामी तकाको को इशारा करता है और बोलता है कि मैं खुद जाके उस डीमन कमांडर से बात करूंगा, और वो एक लंबी जंप करता है। ये देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये उड़ कैसे गया। पर्णा बोलती है क्या वो सच में डीमन से मिलने जा रहा है, कितना लापरवाह है। अब तकाको भी एक जंप करके उसके पीछे आने लगती है और उससे कहती है कि हमारी फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू होने वाली है, लेकिन तुम जिंदा लौटोगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। और वो उसे जोर से आगे ढकेलती है जिससे वो पूरी स्पीड में ऊपर चला जाता है। मीनो देख के हैरान था कि अभी तक तो सिर्फ मॉन्स्टर उड़ रहे थे और अब इंसान भी उड़ रहे हैं, आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है। तभी कागामी उसके क्रो पे कूद जाता है, जिसे देख के वो पूछता है कि तुम कौन हो। कागामी कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।